हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द टोल एंड मैन पोएम को, जो कि लिखी है सीमस हैनी ने। 11 स्टैंजा पोएम है ये और हर स्टैंजा की 4 लाइंस हैं। 1973 में पब्लिश हुई और 1973 में ही लिखी गई है। इसके अंदर हम लोगों को आयरिश एलिमेंट्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ आवर आयरिश पोइट सीमस हैनी। इसके अलावा हम लोगों को थीम ऑफ वायलेंस दिखेगी, सेल्फिशनेस दिखेगी, डेथ के एलिमेंट्स दिखेंगे, रिलीजन, आइसोलेशन, पावरलेसनेस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी हम लोगों को। उसके अलावा हम लोगों को सिंबलिज्म दिखेगा, मिथ्स, कल्चर, रिचुअल्स, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब के एलिमेंट्स दिखेंगे। हम लोगों को वो दिखेगा कि प्रेजेंट से स्टोरी पास्ट में शिफ्ट हो रही है। इस पोएम को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है हैनी ने। हिस्ट्री के ऊपर बात की है उसने इस पोएम के अंदर कि आज का इंसान और गुजरे हुए कल का इंसान दोनों एक जैसे हैं। नेचर ऑफ मैन कभी तब्दील नहीं हो सकती। कल भी इंसान जो गुजरा हुआ कल है उस तब भी सेल्फिश था और आज भी वो सेल्फिश है। तब भी वायलेंस क्रिएट करता था और आज भी वायलेंस क्रिएट करता है। पैट्रियोटिज्म दिखेगा हम लोगों को इस पोएम के अंदर। पावर और वीकनेसेस का सिंबल दिखेगा हम लोगों को। जिन लोगों के पास पावर है वो कैसे वीक को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये सब कुछ दिखेगा हम लोगों को। बेसिकली हम लोगों को सीमस हैनी की पोइट्री में ये वाला एलिमेंट तो हर जगह दिखता है कि पावरफुल मैन कैसे वीक को एक्सप्लॉइट कर रहा है। हमने कॉन्स्टेबल कॉल में भी पढ़ा, टूम रोड में भी यही पढ़ा और आज इस पोएम के अंदर भी हम लोगों को यही एलिमेंट्स दिखेंगे। तो ऐसे पॉइंट्स को आप नोट कर लिया करें कि एक पोइट, एक राइटिंग स्टाइल होता है एक पोइट का, वो कौन कौन सी चीज़ें वो सेम आ रही हैं उसकी पोइट्री के अंदर। अब सीमस हैनी ने रूरल एरिया का भी जिक्र किया, आयरिश मैन के बारे में बताया उसने, क्योंकि उसका खुद का बचपन ऐसा गुजरा था और चाइल्डिश नेचर दिखेगी हम लोगों को उसकी पोएम के अंदर। टूम रोड के अंदर भी एक बच्चा हम लोगों के पास नरेटर है, कांस्टेबल कॉल के अंदर भी नरेटर हम लोगों के पास बच्चा है। तो इस तरह के पॉइंट्स आप लोग नोट करते रहा करें, क्योंकि लिटरेचर के स्टूडेंट हैं आप लोग। लिटरेचर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि राइटिंग स्टाइल बताएं और फिर पोएम्स के साथ कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है। बेसिकली द टोल एंड मैन के अंदर हम लोगों को एक म्यूज़ियम की हिस्ट्री बताई जा रही है कि एक ममी लाया गया जो कि सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस था। उस रिलीजियस के हवाले से, उनके रिलीजियस के हवाले से उसको मार दिया गया था। उनका कल्चर ऐसा था, ऐसी मिथ्स बनी हुई थी कि आप अगर एक जान को, एक मासूम जान को बलि चढ़ाएंगे तो उनकी परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी, उनकी फसल अच्छी उगेगी। इस तरह के बिलीव्स थे, ऐसे बिलीव्स थे वहाँ, जिसकी वजह से इस बंदे को मार दिया गया और इसकी ममीफिकेशन की और इसको म्यूज़ियम में रखा गया एज सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, कि लोग इसे प्रेज़ करें और इससे इम्प्रेस हों और इससे मोटिवेशन हासिल करें। ठीक है, रिलीजियस से ये पोएम शुरू होगी और पॉलिटिक्स पर एंड होगी। बेसिकली डेनमार्क में ये हुआ करता था, ये सिंबल ऑफ ऑनर था, ऐसे बलि चढ़ाना लोगों की। लेकिन बाद में ये सिंबल ऑफ फियर बन गया, क्योंकि बलि चढ़ाने के बाद इसे म्यूज़ियम में रखा जाता था ताकि लोग इसे देखकर मोटिवेशन हासिल करें। लेकिन पोइट कहता है कि ये लोग कोई सिंबल ऑफ ऑनर नहीं थे, ये लोग तो विक्टिम्स थे। पोइट इस चीज़ को रिलेट करता है अपनी सराउंडिंग से कि हमारी सराउंडिंग में भी ऐसे ही वीक को विक्टिम बनाया जा रहा है। वहाँ रिलीजन की वजह से मारा जाता था और आज यहाँ पॉलिटिकली मारा जा रहा है। इनका रिलीजन क्या था? बिफोर क्राइस्ट यानी कि 4th BC से पहले अगर हम किसी प्योर सोल को गॉडेस के सामने सेक्रीफाइस करेंगे तो फसल अच्छी होगी। ये सारा ओवरव्यू था बेसिकली इस पोएम का। अब हम लोग बात करेंगे स्टैंजा वाइज डिस्कस करेंगे कि आखिर इस पोएम के अंदर बात क्या हुई है। देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा को अपने। समडे आई विल गो टू आरस। आरस क्या है? म्यूज़ियम का नाम है। वो कहता है किसी दिन मैं जाऊंगा आरस टू सी हिज स्पीड ब्राउन हेड, यानी कि उसका सर जो कि कोयला बन चुका है। पीट ब्राउन हेड न बताती कोयला। वो कहता है इतने सालों के बाद उसकी बॉडी जो है वो ब्राउन हो चुकी होगी। फिर कहता है द माइल्ड पोल्ड ऑफ हिज आई लिड्स। माइल्ड पोल्ड होता है आंखों के करीब खोल जो होता है, आईलिड होता है आंखों के इर्द गिर्द का हिस्सा। आगे क्या कहता है? हिज पॉइंटेड स्किन कैप। कैप की तरह उसका सर हो गया था, कि उसके जो स्किन थी, जो उसके सर के ऊपर कैप थी, बिल्कुल उसकी स्किन वैसी ही हो गई थी, उसी शेप में आ गई थी, यानी कि उसका सर भी वैसे ही हो गया था। नेक्स्ट क्या है? इन द फ्लैट कंट्री नियर बाय वेयर दे डग हिम आउट। डग हिम आउट यानी कि जहाँ से उसको निकाला। हिज लास्ट ग्रोअल ऑफ विंटर सीड्स
क्रूअल होता है दलिया। विंटर सीड, लास्ट टाइम का उसने जो सर्दी में खाना खाया था उसकी बात हो रही है। केक्ड इन हिज स्टमक, वो अभी भी शायद उसके स्टमक में हो। यहाँ पर उस मम्मी की फ़िलहाल डिस्क्रिप्शन बता रहा है पोइट, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा में भी उसने यही बताया, सेकंड में भी उसने यही बताया। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। नेक्ड एक्सेप्ट फॉर द कैप, नोज एंड ग्रिडल, वो नेकेड है। नोज का मतलब है फंदा डला हुआ है उसको, ग्रिडल कमरबंद। आई विल स्टैंड अ लॉन्ग टाइम ब्राइड्स ग्रूम टू द गॉडेस। अब वो क्या कहता है कि ऐसा लगता है उसको बलि चढ़ाया गया, फांसी दी गई है। ब्राइड ग्रूम क्या है? गॉडेस का दूल्हा, ठीक है। आज भी ये लोग इसे तरजीह देते हैं, क्रिटिसाइज़ किया गया है रिलीजन के ऊपर कि गॉडेस जो है वो एक्सप्लॉइट कर रही है। गॉडेस यहाँ पे पावर का सिंबल है, और जिसको बलि चढ़ाया गया है, जिसको फंदा लगा हुआ है, कमर बंद और वो नेकेड है, ये मम्मी की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है शी टाइटन्ड हर टॉक ऑन हिम एंड ओपनड हर फैन। अब यहाँ पर उस बिलीव के बारे में बता रहे हैं। टॉर्क होता है बाजू को इर्द गिर्द फैलाना। अब यहाँ पर उस बिलीव की बात हो रही है कि उस गॉडेस के सामने अगर सेक्रीफाइस किया जाएगा एक जान को, एक मासूम जान को, तो उनकी जो फसल है वो अच्छी होगी, यानी कि जो उस बंदे के फेलोज़ हैं वो भूखे नहीं मरेंगे, उनकी फसल अच्छी होगी। तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है कि जब वो सेक्रीफाइस करेगा, जब वो उसकी तरफ जाएगा गॉडेस की तरफ, तो वो क्या करेगी? बदले में उनको अच्छी फसल देगी, खाने को देगी। दोज डार्क जूसेस वर्किंग हिम टू अ सेंट्स केप्ट बॉडी। डार्क जूसेस मतलब दलदल की बात हो रही है। उसके अलावा सेंट्स केप्ट बॉडी, यहाँ पर सेंट्स तो हम लोगों को पता चल रहा है कि कोई नेक बंदे की बात हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जिक्र है कि उन्होंने भी लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया था, क्रूसीफाइड किया गया था उनको भी, उन्होंने भी सेक्रीफाइस दी थी। किसके लिए? अपने इंसानियत के लिए, लोगों के लिए। सेम इसी तरह यहाँ पर टोलेंट मैन जो है, जो हम लोगों की मम्मी है जिसके बारे में जिक्र कर रहा है पोइट, उसको भी सेक्रीफाइस देना पड़ा अपने लोगों के लिए। तो यहाँ पे कंपैरिजन दिख रहा है हम लोगों को। नेक्स्ट क्या कहता है? ट्रूव ऑफ द टर्फ कटर्स हनी कॉम्ड वर्किंग्स नाउ हिज स्टेन्ड फेस्ड रिपोजेस एट हारस। ट्रूव होता है खजाना, ट्रफ कटर्स होता है घास काटने वालों के लिए। उसके अलावा हनी कॉम्ड होता है खोद खोद के निकाला गया कोई सामान। स्टेन्ड फेस होता है दागदार फेस, और रिपोजेस क्या होता है? नुमाइश, और आरस क्या है? म्यूज़ियम। अब यहाँ पर क्या बात हुई है कि उस मम्मी को निकाला गया, उसको खोद के निकाला गया, म्यूज़ियम में रखा गया। उसके अलावा उसका फेस जो था वो दागदार हो गया अब, और अब उसको म्यूज़ियम के अंदर नुमाइश के तौर पर रखा गया। ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट था जो ख़त्म हुआ। बेसिकली फ़र्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों को टोलेंट मैन की बॉडी की डिस्क्रिप्शन बताई गई। उसके अलावा माइन्यूट डिटेल्स पर बात हुई, उसकी बॉडी के ऊपर बात हुई, उसकी आँखें हैं, उसके बाल, उसकी आईलिड वगैरह, उसने जो खाना खाया, हर चीज़ के ऊपर बात हुई, ठीक है। और फिर एंड पे दिखाया कि उसने कैसे सेक्रीफाइस किया लोगों के लिए, और फिर उसको जीसस क्राइस्ट के साथ कंपेयर किया। उसके अलावा फिर बताया कि उसको म्यूज़ियम के अंदर अब नुमाइश के तौर पर रखा हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग मूव करने लगे। आई कुड रिस्क ब्लेस्फमी कंस्क्रेट द कॉल्ड्रन बॉग। ब्लेस्फमी क्या होता है? फालतू बातें, यानी कि बकवास किस्म की। कंस्क्रीट क्या होता है? किसी ऐसे मिथ या बिलीफ की बात हुई है यहाँ पर कि जो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका हो कि इसके ऊपर आप लोगों ने अमल करना है, यानी कि कोई मुकद्दस चीज़। कॉल्डन बाग यहाँ पर सिम्बलाइज़ कर रहा है ब्राउन वाली मम्मी को, जिसकी अभी हम लोगों ने बात की, कि कोई ऐसी बंद चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा हुआ हो। यहाँ पर मतलब कॉल्डन का मतलब होता है कोई पॉट जिसके अंदर हम लोग चीज़ें सेव करके रखते हैं, ठंडी ना हो जाएं, या हम लोग उनको कवर करके रखते हैं, सही तरीके से उनको प्रिजर्व किया जाता है। इसी तरह मम्मी को भी प्रिजर्व किया गया। तो ये उसकी बात हो रही है। लोग जो उसे ब्लेसिंग समझ रहे थे, पोइट कहता है कि मेरे लिए ये सिंपल सी बकवास है। इसके अंदर ये बात हुई है क्योंकि लोग उसको ब्लेसिंग समझ रहे थे ना म्यूज़ियम में, जब उसको नुमाइश के तौर पर रखा हुआ था, तो लोग उससे मोटिवेशन हासिल कर रहे थे। तो पोइट क्या कहता है? ये मेरे लिए सिंपल सी बकवास है। आगे वो क्या कहता है? आवर होली ग्राउंड एंड प्रे हिम टू मेक जर्मिनेट। होली ग्राउंड एंड प्रे का क्या मतलब है? कि मम्मी को होली समझ रहे थे लोग,
और जर्मिनेट का क्या मतलब है, रिप्रोड्यूस करना। अब यहाँ पर सिंपल बात हुई है कि मज़हब को एक्सप्लॉइट कर रहे थे ये लोग वहाँ पर अपनी ऐसी मिथ्स और बिलीव्स को फैलाकर, और पोइट के नज़दीक ये सिंपल सी बकवास बातें हैं, फालतू बातें हैं। The scattered ambushed flesh of laborers, stalking crops laid out in the farmyard। इसके अंदर बेसिकली उनके खेत के बारे में बात की गई है। स्कैटर्ड बिखरे हुए थे, एम्बस्ड छुपे हुए थे, स्टॉकिंग क्रॉप्स ज़ख़ीरा की गई थी, फ्लैश ऑफ लेबर्स बेजान चीज़ें, लेड आउट निकाला गया इन द फार्म यार्ड उनके खेतों में से। अब इस स्टैंजा के अंदर हम लोगों को मॉडर्न लाइफ के बारे में बताएगा वो। अभी तक तो उसने पास्ट की बात की थी, हिस्ट्री की बात की थी, अब इस स्टैंजा के अंदर वो आज की मॉडर्न मैन की बात करेगा। वो क्या कहता है, टेल टेल स्किन एंड टीथ फ्लैकिंग द स्लीपर्स ऑफ 4 यंग ब्रदर्स ट्रेल्ड फॉर माइल्स अलोंग द लाइन्स। टेल टेल यानी कि कहानी, फ्लैकिंग उखड़ गए, स्लीपर्स पटरी के ऊपर से, फ्लैकिंग द स्लीपर्स पटरी के ऊपर से उखड़ गए। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बयान कर रहा है कि 4 भाई थे, उनको घसीटा गया पटरी के ऊपर से काफ़ी माइल्स तक। अब उसने एक कहानी बता रहा है इस स्टैंजा के अंदर कि 4 भाई थे, उनको घसीटा गया रेल की पटरी के ऊपर से। अब यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि पहले भी ह्यूमैनिटी नहीं थी और आज भी ह्यूमैनिटी नहीं है, और इसी तरह वो अपनी पैट्रियोटिज़म शो करवा रहा है अपनी लैंड से कि वहाँ के लोग भी कैसे विक्टिम थे। यहाँ पे हम लोगों का सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट में हम लोगों को पोइट थोड़ा सा फियरफुल लग रहा है क्योंकि टोलेंट मैन ने कुर्बानी दी गॉडेस के सामने। किस लिए? दूसरे लोगों को बचाने के लिए कि वो भूखे ना मरें। उसकी कुर्बानी से फसल अच्छी आएगी, और सेम यही आयरिश पीपल के साथ हो रहा था। उनको विक्टिम्स बनाया जा रहा था झूठे बिलीव्स और मिथ्स की वजह से, क्योंकि वो लोग वीक थे, वो अंधा यकीन कर लेते थे। अब पॉइंट हमारा फियरफुल है कि ये लोग विक्टिम्स हैं, ये बिलीफ इनके लिए फ्रूटफुल नहीं है। अब जो आयरिश लोग थे वो कैसे विक्टिम्स थे? सिविल वॉर की वजह से, क्योंकि उनमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो ऑर्डिनरी लोग थे, वो कोई ट्रेंड आर्मी ऑफिसर्स नहीं थे। तो उनको क्या बिलीव दिया गया? अपनी आज़ादी के लिए लड़ो, जबकि वो लोग सिर्फ एक आज़ाद ज़िंदगी चाहते थे। अब पोइट ने कंपेयर किया है टोलेंट मैन को आयरिश लोगों के साथ। बेशक उनका रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज ये सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन ह्यूमैनिटी तो सेम थी ना। ये भी इंसान थे, वो भी इंसान थे, और दोनों विक्टिम्स थे। थर्ड पार्ट हम लोगों का शुरू होता है अब। समथिंग ऑफ हिज सैड फ्रीडम एज ही रोड द टम्ब्रिल शुड कम टू मी ड्राइविंग सेइंग द नेम्स। सैड फ्रीडम, मौत का सामना करना मुश्किल होता है। रोड, डंडे से, टम्ब्रिल, सज़ा देना, ड्राइविंग, घसीटना, शुड कम टू मी, मेरी आंखों के सामने ये सीन आता है। अब यहाँ पे उसने फिर एक और कहानी बताई है। सेइंग द नेम्स, उनके नाम उसने क्या बताए? टोलेंट, ग्रॉडबॉल, नेबलगार्ड, वॉचिंग द पॉइंटिंग हैंड्स ऑफ कंट्री पीपल नॉट नोइंग देयर टंग। ये उनके नाम थे। फिर वो कहता है किस तरह उनके हाथ उन तक जाते होंगे, बेशक मुझे उनकी ज़ुबान नहीं आती। नॉट नोइंग देयर टंग, रिलीजियस टू पॉलिटिकल वायलेंस के ऊपर बात हो रही है। अब फिर बात करता है एक आदमी की, एक और कहानी सुनाता है कि आउट हियर इन जटलैंड इन द ओल्ड मैन किलिंग पैरिशेस आई विल फील लॉस्ट, अनहैप्पी एंड एट होम। ओल्ड मैन एंड किलिंग, बूढ़े आदमियों को मार दिया। एक ख़ास इलाका है पैरिशेस, उधर मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो जटलैंड का इलाका था, कंपेयर कर रहा है आयरलैंड के पॉलिटिकल इश्यूज़ को। अनहैप्पी, नाखुश है, मायूस है। एट होम, सेटिस्फाई, पहले मायूस होता है उन बूढ़े लोगों के मरने पर, फिर सुकून में आ जाता है। अब थर्ड पार्ट में हमें आइसोलेशन दिख रही है पोइट की। पोइट पेसिमिस्टिक है, विल पावर नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लास्ट लाइन से हमें पता चल रहा है कि वो अनहैप्पी है। बेसिकली अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो सीमस हैनी ने हमें बताया इस पोएम के अंदर आयरिश मैन के बारे में या आयरलैंड की हिस्ट्री के बारे में। ये स्टोरी सिर्फ टोलेंट मैन की नहीं बताई उसने, बल्कि नॉर्दर्न आयरलैंड की बताई है कि जो वो वॉर हुई थी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में, ब्रिटिश लॉ इम्पोज था उन लोगों के ऊपर, उस वक्त की हिस्ट्री बताई है। वायलेंस, कन्फ्लिक्ट, ये सारे एलिमेंट्स, और फिर विक्टिम्स बने लोग, इनोसेंट लोग जो थे, फिर पावर के एलिमेंट्स, कैसे वीक को एक्सप्लॉइट किया गया, पहले भी ऐसे ही होता था और आज भी यही हो रहा है। इन सब बातों के बारे में बताया सीमस हैनी ने हमें इस पोएम के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी।
आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।